नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जुडिशियरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आपने भी देखा होगा, लेटेस्ट मेंस में एक आंसर राइटिंग भी पूछी गई थी कि भारतीय और ब्रिटेन की ये जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट को लेके प्रक्रिया में क्या अंतर है, इस प्रकार से कुछ एक प्रश्न पूछा गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हैं। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ वर्षों पहले 2014 में जब 99th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो ये जो मुद्दा था काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया और उसके बाद से लगभग सिविल के होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, सभी में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ चीज़ें टच की जाने लगी। तो आज हम लोग इसी ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या है ये पूरा विवाद, क्या है मसला और कैसे कैसे हम इनको सरल स्टेप में समझ सकते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर हमारे जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक होते हैं, उन पे हम वीडियोस टाइम पे आपको देते रहते हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा वीडियोस आते रहते हैं, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज अपने मुद्दे पे बात करने। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम किसी भी मुद्दे को बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं, वो चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था का हो और उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चाहे वो विधायिका का मुद्दा हो, चाहे वो कार्यपालिका का मुद्दा हो, चाहे वो न्यायपालिका का मुद्दा हो, सबसे पहले हम ये प्रावधान देखते हैं कि संविधान में उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं और जो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी क्या व्याख्या करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मुद्दे पर चलेंगे, उससे पहले देखते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस प्रक्रिया में। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 देखें, अनुच्छेद 124, तो ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में आपको बताता है। इसमें 3 क्लॉज दी गई हैं, आर्टिकल 123, 124 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। और इन क्लॉज में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो 124 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि यह संख्या तब तक के लिए है जब तक संसद कोई विहिप जारी करके इसमें परिवर्तन नहीं करती। अर्थात प्रत्यक्ष रूप में हम ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को घटाना या बढ़ाना, ये पावर भी किसके हाथ में होगा? तो किसके हाथ में होगा? संसद के हाथ में होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाने या बढ़ाने के संदर्भ में अधिकार किसके हाथ में है या कौन कर सकता है, और 4 ऑप्शन आपसे बना देगा, राष्ट्रपति, संसद, ये वो। तो इस प्रकार से सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से जो निकल के आती है वो यही है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो व्हिप जारी करेगी और उसके द्वारा वो क्या करेगी? जजों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। ये लिखा हुआ है 124(1) में। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो फॉर्मेट चलेगा वो 1+7 का फॉर्मेट होगा। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो क्लॉज 2 में लिखा गया है कि जब भी ये नियुक्तियां होंगी, अर्थात जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा, तो उस अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति जिनसे वह उचित समझे, अब जिनसे इन द सेंस कोई जनरल पीपुल नहीं होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, अर्थात राज्यों के जो हाई कोर्ट होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होंगे, उनके जिन जजों से वह परामर्श करना चाहे, ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति पर छोड़ दिया गया है। ये उसका विवेक कहता है कि वो किससे परामर्श लेता है, किन जजों से परामर्श लेता है, उनसे परामर्श लेने के बाद इनकी नियुक्ति करेगा, है ना। हालांकि इसमें एक बात ये जरूर लिखी गई है कि सीजेआई से परामर्श उसको लेना ही लेना है। और जब कॉलेजियम सिस्टम आया तो मूल विवाद इसी बात का था कि क्या कंसल्टेशन को कॉन्करेंस माना जाए या नहीं माना जाए, क्या कंसल्टेशन ही रहे या उसको कॉन्करेंस का दर्जा दे दिया जाए। जो 4 जजेस केस हुए आज जिस पे हम लोग बात करेंगे, तो उनमें मूल विवाद इसी विषय पर रहा, है ना। तो दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि जब भी जजों का अपॉइंटमेंट होगा तो जो आपका भारत का राष्ट्रपति है वो किस किस से सलाह ले सकता है ना। तो दूसरे क्लॉज में ये बात कह दी गई। तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि अन्य जजों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि अन्य जजों की जब नियुक्ति होगी तो उसमें किससे परामर्श लिया जाएगा? सीजेआई से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। अब ये तो हो गया हमारे संवैधानिक प्रावधान कि भारतीय संविधान में
कैसे कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में प्रक्रिया का उल्लेख है। अब बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1950 से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, फेडरल कोर्ट खत्म हुआ और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। और एच.जे. कानिया साहब जो फेडरल कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे, वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद एक सिस्टम लागू करना था कि जजों की नियुक्ति कैसे हो, तो नेहरू जी ने एक बहुत स्पष्ट प्रिंसिपल लगा दिया, या कह दें उस प्रक्रिया को अपनाया, वरिष्ठता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही व्यक्ति बनेगा जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होगा। ये प्रक्रिया चलती रही। इस प्रक्रिया का पहली बार उल्लंघन हुआ 1964 में, जफर इमाम साहब वाले केस में। 1964 में इस प्रक्रिया का पहली बार उल्लंघन हुआ, और उस उल्लंघन में दिक्कत ये आ रही थी कि जिसे बनना था, स्वास्थ्य कारणों से वो लंबी छुट्टी पे थे। उसके बाद जब वो लौटे तो उस संबंध में वो उतने योग्य नहीं, उस पैमाने पे खरे उतर पाए, चूंकि सीजेआई से सलाह मांगी गई और सीजेआई ने ये आश्वस्त किया मंत्रिपरिषद को कि इन्हें चीफ जस्टिस बनाना थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो ये जफर इमाम वाला केस था, ये एक केस आया, पहला उल्लंघन का मामला था 1964 में। इसके बाद नेहरू जी नहीं रहे, शास्त्री जी आए। शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आई, और इंदिरा जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा जुडिशियल अपॉइंटमेंट के विवाद हुए, सबसे ज़्यादा जो मुद्दे आए वो इंदिरा जी के टाइम पे आए, और उन्हीं कुरीतियों से, उन्हीं बुराइयों से निकल के ये वर्तमान सिस्टम निकल के आया 1993 में, और फिर कुछ संशोधन हुआ 1998 में। तो ये दो चीज़ें निकल के आई। तो अब चलते हैं, देखिए जरा वो विवाद के बाद चीज़ें होती क्या है। तो इसमें दो केस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होंगे। एक तो केस आपको याद होगा केबीसी, इस केशवानंद भारती केस, केबीसी इन द सेंस केशवानंद भारती, कौन बनेगा करोड़पति नहीं। तो केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973 को। एक अधिसूचना जारी हो रही है 25 अप्रैल 1973 को। इस अधिसूचना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन ये था कि सेलट, ग्रोवर और हेगड़े साहब की सीनियरिटी को क्रॉस करके एक चीफ जस्टिस बना दिए गए। और वो चीफ जस्टिस साहब कौन थे? A.N. रे, जस्टिस A.N. रे, अजीत नाथ रे। आपको पता होगा संविधान में एक अनुच्छेद 74(1), और वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया कि A.N. रे साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी 25 अप्रैल को। और इनसे ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस थे। कौन कौन? एक तो सेलट साहब थे, एक ग्रोवर साहब थे, और एक साहब और थे, सेलट साहब, ग्रोवर साहब, और एक थे हेगड़े साहब, जस्टिस हेगड़े। इन तीनों की सीनियरिटी को सुपरसीड करते हुए, क्रॉस करते हुए अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये पहला मामला था उल्लंघन का। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये 24 अप्रैल का डिसीजन काम कर रहा था। 25 अप्रैल को यह अधिसूचना आई, 24 अप्रैल को एक केस का डिसीजन आया था, केशवानंद भारती केस, जो भारतीय संविधान के रक्षक केस के रूप में, या केशवानंद भारती जी को भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय सरकार लगभग तांडव की मुद्रा में थी। सरकार के पास इतना बहुमत था कि संशोधन करने के लिए भी जो संसद में बहुमत चाहिए होता था वो भी एक ही पार्टी के पास था। तो धड़ाधड़ जो भी डिसीजन सरकार को चाहिए होते थे वो संशोधन करती जा रही थी। जुडिशियरी इन सब पे लगातार नजर बनाए रखे हुए थे, लेकिन उसको ये इंतजार था कि कोई केस आए तो इससे हम इस मामले को थोड़ा समझ सकें। केशवानंद भारती केस आया, और जुडिशियरी जो करना चाह रही थी, जो नियंत्रण कार्यपालिका को संविधान संशोधन के संबंध में करना चाह रही थी, वो उसको यहाँ आके मिला टाइम। 24 अप्रैल 1973 को अभी तक की ऐतिहासिक जो 13 जजों की बेंच थी, उसने 7-6, अर्थात एकदम छोटा सा अंतर था, 7-6 के डिसीजन से एक निर्णय आया, और उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अर्थात आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का राइट तो है, लेकिन रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं है। आप संविधान का पुनर्लेखन नहीं कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो चीजें आपको लग रही हैं गलत, वो आप सही कर सकते हैं, लेकिन संशोधन संविधान का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रोचक बात यह है कि जिन 3 जजों की सीनियरिटी क्रॉस की गई थी, ये 3 जज सरकार के इन फेवर में डिसीजन देने वाले थे। जिन लोगों ने सरकार के अगेंस्ट जाके
और बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना दी। और जो एक जज एन रे थे वो इन 6 में से एक थे, वो इन 6 में से एक थे, जो कह रहे थे नहीं सरकार के पास तो पूरा पावर होना चाहिए और संशोधन करने की शक्ति संसद की असीमित है। 25 अप्रैल को ही आ जाती है अधिसूचना और इन तीनों जजों की सीनियरिटी को क्रॉस करके एन रे साहब को बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोग जुडिशियरी की मर्यादा को बनाए रखने के लिए तीनों जज इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, वो जज वहां से हट जाते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं। और जैसे ही इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया तो सीनियर मोस्ट जस्टिस अपने आप एन रे बन गए, चूंकि उसके बाद इन्हीं का नंबर आता था। तो ये एक सबसे पहला और सबसे विवादित मामला आया जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके, और यहीं से वो चीज़ें, वो बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ जिसकी वजह से हम वर्तमान समय में कॉलेजियम सिस्टम या और जो भी प्रचलित प्रणालियां हैं उनके विषय में जान पाए या उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो एक तो ये केस हमको याद रखना होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। एक दूसरा जो केस आप याद रखेंगे वो ये है कि आपको पता होगा कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई देश में। 25 जून 1975 फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा हो गई, 26 जून से प्रभावी हो गई। इस इमरजेंसी के दौरान एक केस आता है 1976 में, 1976 में, सॉरी 1970। तो 1996 में एक केस आया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जो केस हुआ था, तो 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला एक केस हुआ। मूल रूप से ये केस हैबियस कॉर्पस का था, हैबियस कॉर्पस। ये एक प्रकार की रिट होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की शक्ति होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, और जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। इस रिट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, अर्थात अनलॉफुल तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को मतलब हैबियस कॉर्पस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। उसका कोई नुमाइंदा जाएगा और बोलेगा कि हाँ वहीं इस व्यक्ति को गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से निरुद्ध कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है और इसके विषय में आप संज्ञान लें, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है हैबियस कॉर्पस रिट, और इसका मतलब होता है कि सशरीर व्यक्ति को यहाँ पहुँचाया जाए। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब भी नहीं होता। अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनके प्रपत्रों को मंगाएगा, उसकी जांच करेगा, यदि उसको आवश्यक लगता है तो वो बंदी को बुलाएगा, अदरवाइज उसी पे निर्णय हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तब सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा। बीच बीच में ऐसे भी 1-2 मामले सामने आए जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कैदी से मिलने गए जेल, क्योंकि उनको बुलाते तो उसमें रिस्क हो सकता था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो केस हुआ था मेन, तो ये केस इस बात पे था कि क्या इमरजेंसी टाइम पे, अर्थात जब देश में आर्टिकल 352 के 2 क्लॉज हैं, आंतरिक आपात और बाह्य आपात, तो जब 352 लगा हो देश में, तो क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत क्या ये अधिकार अभी भी जीवित रहेगा या इस समय ये निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे कुछ अधिकार हैं वो कभी निरस्त नहीं होते हैं, जैसे जब तक वित्तीय आपात ना आ जाए संसद को ये पावर नहीं है कि वो जुडिशियरी के वेतन पे कुछ भी कमी कर सके। वो भारत की संचित निधि पे भारी होता है, उस पर आप किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं कर सकते जब तक कि वित्तीय आपात ना लग जाए, है ना। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये केस जो मेन था वो इसलिए था कि क्या आर्टिकल 32 आर्टिकल 352 के प्रभावी होने पे निरस्त हो सकता है या नहीं। इस पे केस चला, चर्चाएं हुई, और चर्चा होने के बाद इसमें 5 जजेस की बेंच थी, और 5 जजेस की बेंच में 4-1 से डिसीजन आया। इन 4-1 के डिसीजन में जो एक जज थे वो थे आपके HR खन्ना साहब। HR खन्ना साहब, ये HR खन्ना साहब अगेंस्ट थे सरकार के। इनका कहना था कि आर्टिकल 32 निरस्त नहीं होगा 352 के लगे होने के बाद भी, जबकि बाकी के 4 जजेस सरकार के फेवर में थे। उनका कहना था कि आर्टिकल 352 लग गया है, इसका मतलब देश आंतरिक अशांति से जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर हम आर्टिकल 32 को
प्रभाव में रखेंगे तो हो सकता है कि उससे चीज़ें बिगड़ जाएं या सरकार जिस नियंत्रण के लिए ये लगा रही है वो प्रभाव में ही ना रहे, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 4-1 से डिसीजन आया, और डिसीजन आपको पता है कि बहुमत का होता है, तो इसलिए ये तो हो गया कि भाई आर्टिकल 32 निरस्त रहेगा आपातकाल के दौरान, अर्थात जब 352 प्रभाव में होगा तो आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन इससे एक प्रभाव पड़ गया। 1977 में जब CJI बनना था किसको, HR खन्ना को, तो HR खन्ना को CJI नहीं बनाया गया और इनकी सीनियरिटी को क्रॉस करते हुए, सुपरसीड करते हुए बेग साहब को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दूसरा मामला था जब उल्लंघन हो रहा था वरिष्ठता के सिद्धांत का, जो कौन लेके आए थे, नेहरू जी लेके आए थे, और अभी तक लगभग वो लगा 1964 में एक बार उसका उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके कह सकते हैं कि कुछ हद तक वैधानिक कारण थे, कुछ हद तक चीज़ें सही थी। लेकिन एक उल्लंघन जो आपका केशवानंद भारती केस के जस्ट अगले दिन हुआ 25 अप्रैल को, और दूसरा उल्लंघन का मामला जो था वो ये था 1977 में। HR खन्ना साहब सरकार के अगेंस्ट थे और अगले ही दिन एक अधिसूचना जारी हो रही है। उस अधिसूचना में HR खन्ना साहब जो कि सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं, उनको CJI ना बना के बल्कि किसको बना दिया गया, बेग साहब को बना दिया गया। अब इस प्रक्रिया के होने के बाद ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट वाला मामला था ये आ गया घेरे में। ये मामला इस प्रकार से घेरे में आया और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक जजेस केस जाना स्टार्ट हुए। तो यहाँ से हम लोग उन केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे जो 4 जजेस केस हुए, जिसमें सबसे पहला केस था SP गुप्ता बनाम भारत संघ, सबसे पहला केस हुआ, है ना। और उस पहले केस में देखिए क्या कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बार फिर से क्लॉज याद करिए संविधान की, 124 के क्लॉज में लिखवा दिया गया है कि CJI से परामर्श लेना ही लेना है, ठीक। परामर्श का मतलब यहां पे क्या है, कंसल्टेंट होगा CJI। इस SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद में, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, इस वाद में इस बात को चैलेंज किया गया कि क्या कंसल्टेंट शब्द का मतलब कॉन्करेंस है। कॉन्करेंस बोले तो सहमति, और ये मतलब है परामर्श, ये मतलब है परामर्श। चूंकि संविधान में शब्द लिखा हुआ है क्या, कंसल्टेंट, और संविधान का जो सर्वाधिक व्याख्याकार व्यक्ति माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट बताएगा ये मतलब है, वही मान्य होगा, ये संविधान में ही लिखा है। तो इसलिए अब बात यहां ये फंसनी थी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या व्याख्या करता है, कि अगर CJI ने जो सरकार को प्रस्ताव दिए हैं क्या उसको मानने के लिए सरकार बाध्यकारी है या नहीं है। इस विषय पे विचार किया जाना था SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाले मामले में, और ये केस हुआ था 1993 में, 1993। यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी होगी कि 1989 से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, अर्थात कोई भी सरकार इतनी बहुमत पे नहीं बनी थी कि वो अकेले निर्णयों को ले सके या संसद में अकेले कम से कम काम कर सके। 1989 से जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ वो आके समाप्त होता है 2014 में। इसलिए आप इस बीच देखेंगे कि जब भी कार्यपालिका थोड़ी सी कमजोर होती है या कार्यपालिका में कई साझेदार हो जाते हैं तो जो अन्य संस्थाएं हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाने लगती हैं। तो इसी क्रम में 1993 में जो केस हुआ SP गुप्ता, ये सारे केस कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड रहेंगे। 1993 में केस होता है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, और इसमें केवल इस बात पे चर्चा हुई कि क्या परामर्श का मतलब सहमति है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी और कहा नहीं, नहीं। यही बात जानने योग्य है कि केस के डिसीजन में कंक्लूजन दिया क्या गया, मुद्दा क्या था और कंक्लूजन हुआ क्या, उससे क्या रचना हुई। क्योंकि हर एक केस के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बताएगा सरकार को, प्रोफार्मा देगा कि नहीं अभी तक तो जो था वो ठीक था, अब ये करना है ना। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73 में बताया जरूर सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसने ये भी कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अभी तो आप इतना समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर पे आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, समय समय पे हम बताएंगे। जैसे मिनर्वा मिल्स के मामले पे बताया उसने, और कई ऐसे केस हुए, 1980 में हुआ था मिनर्वा मिल्स का मामला, उसमें बताया, और कई ऐसे केस थे, तो उसने कहा समय समय पे व्याख्या करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे उसने कहा कि नहीं, परामर्श की शक्ति सिर्फ परामर्श की शक्ति है,
बल्कि ये क्या है, इसमें कॉन्करेंस शब्द नहीं है, तो परामर्श लेंगे। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो सीजेआई की सलाह को मानेगी। तो ये बात होती है कहाँ पे, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि एसपी गुप्ता केस के बाद अब सेकंड जो केस आएगा वो आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इसमें भी मूल मुद्दा वही है कि क्या कंसल्टेंट जो शब्द है, क्या जो सलाहकार शब्द है, तो सलाहकार की सलाह को मानना बाध्यकारी है या नहीं। केस का ईयर है 1993। 1993 में ये केस होगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस एक नया मोड़ ले लेगा, इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट एक नया मोड़ लेगा और इस नए मोड़ में कह दिया जाएगा, अब देखिए ये वो दौरान है जब सरकारें गठबंधन वाली चल रही हैं, मिलजुल के सरकार चल रही है, जुडिशियरी उसका पूरा एकदम ध्यान रखेगी और अपने वर्चस्व को बढ़ा देगी। कैसे, वो देखिए। इसमें कह दिया गया, हाँ एकदम सही बात है, जो सलाह दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी है। इट मीन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो शब्द कंसल्टेंट लिखा हुआ है तो उसको कॉन्करेंस माना जाए, उसकी सहमति ही होगी। और यहीं से एक कॉलेजियम सिस्टम की आधारशिला रख दी गई। उस आधारशिला में कहा गया कि एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी जिसे हम कहेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। हालांकि ऐसा कोई कमेटी या कोई उसका चर्चा नहीं है, एक सिंपल प्रोफॉर्मा बताया गया कि इसमें एक सीजेआई होगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इनसे मिलके एक कमेटी बनेगी जो सरकार को नाम सजेस्ट करेगी। इसमें सीजेआई को क्या होगा, प्राइवेसी प्रिंसिपल होगा। प्राइवेसी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि वीटो पावर किसके पास होगी, सीजेआई के पास। सीजेआई जिसके नाम को सुझाव दे देगा तो यदि वो चाहे तो उसके अकेले की सलाह पर्याप्त है और वो राष्ट्रपति को नाम भेज सकता है ना। जो कमेटी बनाई गई वो ये बनाई गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस 2, इनसे मिलके 3 सदस्यों की जो कमेटी बनेगी वो कमेटी नाम सुझाएगी किसको, सरकार को, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन नामों पे विचार करके क्या करेगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर देगा, है ना। अब इसमें एक चीज और बता दी गई, जो नेहरू जी ने एक प्रिंसिपल दिया था वरिष्ठता का सिद्धांत, उसको यहाँ लिखवा ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस डिसीजन में ही लिखवा दिया कि जब भी ऐसी नियुक्ति होगी तो उसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, उसमें वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होगा, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होगा वो हमारा कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इस पर विचार कौन करेगा, तो सीजेआई प्लस 2 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनकी कमेटी बनेगी और वो सरकार को नाम सुझाएगी। इस समिति की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोड़ आ रहा है, किसी की भी नियुक्ति करना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अपॉइंटमेंट पावर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास होते हैं, कार्यपालिका के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास होते हैं, कार्यपालिका के पास। इनडायरेक्ट रूप से अपॉइंटमेंट पावर यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सुप्रीम कोर्ट ने किसके हाथ में ले लिया, जुडिशियरी के हाथ में। अब राष्ट्रपति तो सिंबॉलिक हो गया ना उसमें राष्ट्रपति का रोल, क्योंकि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो आपको मानना ही मानना है, तो इट मींस अब आपका जो काम है वो सिंबॉलिक हो गया। तो एक जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कार्यपालिका के पास होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो चली गई किसके हाथ में, जुडिशियरी के हाथ में, न्यायपालिका के हाथ में, जो कि पूरी तरह से गलत है। आर्टिकल 50 स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या करता है, लिखा हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात न्यायपालिका के किसी कार्य को कार्यपालिका नहीं कर सकती और कार्यपालिका के किसी कार्य को न्यायपालिका नहीं कर सकती, है ना। जो कि पूरी तरह से क्या हो गया, ये गलत हो गया, और गलत हो गया इसलिए आगे ये चैलेंज होगा, है ना। तो ये सिद्धांत ला दिया गया। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अभी अगर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी बोबड़े साहब हैं, बोबड़े साहब के बाद कौन आएंगे, बोबड़े साहब के साथ बाद आएंगे एनवी रमन्ना साहब आ जाएंगे। रमन्ना साहब के बाद कौन आ जाएंगे, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब आ जाएंगे।
डी वाई चंद्रचूड़ साहब आ जाएंगे। डी वाई चंद्रचूड़ साहब के बाद कौन आ जाएंगे? तो आपके खन्ना साहब आ जाएंगे, संजीव खन्ना साहब, है ना। और ये 51वें नंबर के न्यायाधीश होंगे, है ना, जो आपके संजीव खन्ना साहब 51वें नंबर के न्यायाधीश होंगे, है ना। तो ये है, ये इनका क्रम है। अभी मतलब हम जान सकते हैं कि वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पे अभी बोबड़े साहब हैं, इसके बाद बनेंगे कौन? एनवी रमन्ना साहब, फिर बीच में एक और आएंगे यूयू ललित साहब, यूयू ललित, उसके बाद आएंगे डी वाई चंद्रचूड़ और उसके बाद आ जाएंगे संजीव खन्ना साहब, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे 2-3 चीजें आपको याद रखनी होंगी कि जो सेकंड जजेस अपॉइंटमेंट केस हुआ, उस केस में मूल बातें क्या हुई। तो सबसे पहले तो जो कंसल्टेंट था उसको कॉन्करेंस मान लिया गया, अर्थात सलाहकारी जो शक्ति थी, जो उससे परामर्श लेना था, वो परामर्श नहीं है, अब वो सहमति हो गई। सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो गई, राष्ट्रपति के हाथ से वो पावर निकल गया और वो पावर किसके हाथ में चला गया? अब यहाँ पे गौर करिए, अगर आप बारीकी से देखें तो हमने आपको बताया कि सीजेआई में प्राइवेसी प्रिंसिपल लगा है, अर्थात इसका निर्णय ही महत्वपूर्ण है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने जुडिशियल अपॉइंटमेंट में किसी एक व्यक्ति को सुप्रीमेसी दे दी, कि कोई एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया कि अब वो पूरे जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे अपना अधिकार रखेगा, है ना। और ये इसकी मूल बातें हैं इस केस की, इतनी चीजें इस केस में कही गई। अब आपको कमी समझ में आ गई होगी कि इसमें दिक्कत कहाँ है। एक जो कार्यपालिका की शक्ति है वो उठा के दे दी गई है किसको? जुडिशियरी को, न्यायपालिका को, जो कि आर्टिकल 50 ही खारिज कर रहा है। बाकी कई देशों से अभी तुलना करेंगे तो उससे तो खारिज है ही, मतलब सिर्फ भारत में ऐसा होता है कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहां जजेस अपॉइंट जजेस, बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, केवल भारत में ऐसा है ना। तो ये रहा इस सेकंड जजेस केस का मामला। अब चलेंगे हम लोग थर्ड जजेस केस में। तो थर्ड जजेस केस में हम लोग देखेंगे आगे की उसकी कंडीशन क्या क्या थी, है ना। अब हम लोग चलते हैं यहां से अगले मामले में। अगला मामला होता है 1998 में, और ये मामला है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। 143 अगर आप लोगों को ठीक ठाक से याद हो, हम लोगों ने इमरजेंसी बैकग्राउंड में इस आर्टिकल को देखा था। 143 में एडवाइजरी जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या गवर्नमेंट कह लीजिए। राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांग सकता है, या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के थ्रू कोई सलाह मांग सकती है किसे? सुप्रीम कोर्ट से, कोई चीज अगर उसको समझ में नहीं आ रही। तो इसमें सलाह मांगी गई, और यही सलाह थर्ड जजेस केस के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या क्या बातें हुई वो, तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए मूल रूप से। सबसे पहला प्रश्न था, क्या सलाह का अर्थ सहमति है? अर्थात ये जो सेकंड जजेस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अवधारणा दी है, क्या इसकी ये सही व्याख्या है सलाह की? और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या इतनी बड़ी शक्ति, देखिए वैधानिक भाषा का कुछ हेरफेर हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि उतनी जटिलता से हमको विषय को समझने का कोई मतलब नहीं है, हमें मूल बात पता चलनी चाहिए क्या है। तो क्या इतनी बड़ी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए? किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ये 2 प्रमुख सवाल पूछे गए कि क्या सलाह का अर्थ आप मानते हैं, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट मानता है कि सहमति है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछी गई कि क्या इतनी बड़ी शक्ति, अर्थात देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के नियुक्ति का मामला ऐसे लोकतांत्रिक देश में क्या एक व्यक्ति के हाथ में होना ये न्यायप्रिय हो सकता है, या ये सबके न्याय हित में है? हो सकता है कोई एक व्यक्ति किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभाव में या अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के किसी प्रभाव में काम करे और चीजें गड़बड़ हो जाएं। तो ये जब पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में लगा कि नहीं, हाँ कुछ तो गड़बड़ियां इसमें हैं, और उन गड़बड़ियों को सुधारते हुए सबसे पहले कॉलेजियम की मूल अवधारणा आई। अब वास्तविक कॉलेजियम है जो अब फॉलो होगा, वो कॉलेजियम की अवधारणा आई। वो कॉलेजियम क्या था? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब कि कॉलेजियम की रचना कैसे हुई, क्या था कॉलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अब जो कॉलेजियम होगा, देखिए अभी तक कॉलेजियम कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। अब उसने कहा कि कॉलेजियम जो बनेगा वो 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा? 5 सदस्यों से मिलकर, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? CJI होगा, ये तो हो जाएगा इसका अध्यक्ष होगा, और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे।
वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इन वरिष्ठ न्यायाधीश में किसी ऐसे व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य है। अब आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए यहाँ हमने किसी का अपॉइंटमेंट किया और इस व्यक्ति को रिटायर होना है 2022 में, इस व्यक्ति को रिटायर होना है 2022 में। इस 2022 से पहले ये जो 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं ये रिटायर हो रहे हैं 2021 में, ये 2021 में ही रिटायर हो जाएंगे और ये रिटायर होंगे 2022 में। कॉलेजियम इन्हीं से मिलके बनेगा। इसका मतलब अगला जो चीफ जस्टिस होगा वो इन 4 में से नहीं होगा, कोई 5वां व्यक्ति होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह 5वां व्यक्ति भी कॉलेजियम में शामिल होगा। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉलेजियम तो 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, सीजेआई उसका हेड होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, चूंकि एक बार कोई अगर बन गया उस पद पे तो वो 65 वर्ष की आयु तक वहां रहेगा ही रहेगा, स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की गई है। सामान्यतः वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों के पास टाइम कम ही बचता है, 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष का समय बचता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पता लगा कि सीजेआई 2022 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अन्य जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं ये पता लगा 2021 में ही रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो 5वां व्यक्ति जो अगला सीजेआई हो सकता है, इनके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा उस व्यक्ति को भी कॉलेजियम में शामिल किया जाएगा। एक तो ये बात कह दी गई। अब इसके बाद ये कॉलेजियम काम कैसे करेगा उस पर बहुत अच्छी व्याख्या कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे व्याख्या ये करी, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से उस व्याख्या को समझ सकें। सबसे पहली व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दी कि यदि कॉलेजियम ड्यू प्रोसेस पे काम करता है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है विधायी प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं क्या, सम्यक प्रक्रिया। यदि कॉलेजियम ड्यू प्रोसेस का पालन करता है तो राष्ट्रपति के लिए इनकी सलाह या इसकी सलाह बाध्यकारी है। अर्थात जिन नियमों का पालन करते हुए नाम सुझाए जाने चाहिए, अगर उस प्रक्रिया का पालन कॉलेजियम ने किया है तो फिर राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, अर्थात राष्ट्रपति इस सलाह को मानेगा ही मानेगा। दूसरी बात यहां पे कह दी गई, कॉलेजियम बहुमत के सिद्धांत पर कार्य करेगा, बहुमत के सिद्धांत पर कार्य करेगा। बहुमत के सिद्धांत का मतलब है 5 में से कोई 3 जिधर एग्री होंगे वही निर्णय होगा, अगर 3 से कम एग्री है तो निर्णय नहीं होगा। तीसरी जो यहां बात की गई, जब मामला वरिष्ठता और योग्यता का फंसेगा, वरिष्ठता और योग्यता का फंसेगा तो योग्यता को वैल्यू दी जाएगी, अर्थात मेरिट ध्यान में रखी जाएगी ना कि सीनियरिटी। संजीव खन्ना जी को जब दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो बहुत विवाद हुआ, क्योंकि उनसे सीनियर जज वहां पे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही व्याख्या करी कि जब भी वरिष्ठता और योग्यता दोनों एक साथ टकरा जाएंगे तो ध्यान किसको रखा जाएगा, योग्यता को रखा जाएगा। ये इतनी बातें हुई इस एक्ट में। तीसरी जो बात कही गई, इस कॉलेजियम में एक और बात कह दी गई। मान लीजिए वर्तमान समय में संजीव खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं और संजीव खन्ना साहब आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को कोई जज अपॉइंट करना है जो दिल्ली हाई कोर्ट से आना है सुप्रीम कोर्ट, और कॉलेजियम बनाया गया, लेकिन कॉलेजियम में सीनियरिटी के अकॉर्डिंग संजीव खन्ना साहब नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में उस संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से सलाह ली जाएगी। कॉलेजियम तो जो सलाह देगा वो देगा ही देगा, इसके अलावा जो उस संबंधित हाई कोर्ट का जज अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी सलाह अलग मांगी जाएगी और वो सलाह अलग से राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। ये बात, इतनी बातें इसमें कह दी गई इस कॉलेजियम में, ठीक है ना। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला मामला। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना पे। जब कोई भी नया डिसीजन आता है, कोई भी नया सिस्टम आता है तो आलोचक तो होते ही हैं, उसके अपने अपने मत रखने, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, सभी देते हैं उस पर विचार। तो कॉलेजियम प्रणाली की भी कुछ आलोचनाएं की गई। सबसे पहली बात तो ये कह दी गई कि ये सबसे बेतुकी व्याख्या है। ये जो आपने कंसल्टेंट और ये कॉन्करेंस किया है, ये सब बेतुकी व्याख्या है। सबसे पहली तो आलोचना यही हुई कि ये बेतुकी व्याख्या दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब चूंकि संविधान का अनुच्छेद, ये नोट के रूप में आप नोट करके रख सकते हैं स्टार पॉइंट, ये ऐसे भी छोटे एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक आर्टिकल है 132,
इस 132 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के किसी भी शब्द पे या किसी भी मोड पे, किसी भी सेंटेंस पे जब कहीं कोई कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है, तो वही व्याख्या मान्य होगी जो सुप्रीम कोर्ट देगा। कहीं भी अगर कोई ऐसा टर्म आता है, फंसता है कि इसका मतलब क्या समझा जाए, तो मतलब वही समझा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। तो उसके तहत तो ये बात एकदम 100% प्रूफ थी, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा। हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही किसी निर्णय को अगर बदलना है तो उससे ज़्यादा जजों की बेंचेस बनानी होंगी, मतलब ज़्यादा जजेस की बेंच बनानी होगी, ये बात है। मान लीजिए 5 जजेस की बेंच ने कोई डिसीजन कहा कि जो परामर्श की सकती है वो परामर्श की नहीं, सहमति की सकती है, मान लिया ऐसा कह दिया। अगर इस जजमेंट को हमें पलटना है तो कम से कम 6 या 7 जजेस की बेंच हमको बनानी होगी, ये अलग बात है, लेकिन व्याख्या वही मान्य होगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये आलोचना इस तरह से खारिज हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 132 स्पष्ट रूप से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं है ही नहीं जहां जजेस अपॉइंट जजेस, अर्थात एक न्यायपालिका का प्रमुख ही न्यायपालिका में प्रमुखों की नियुक्ति करता हो, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 2 सबसे बड़े अगर लोकतंत्रों की बात की जाए या 2 सबसे बड़े राष्ट्रों की बात की जाए तो 2 उदाहरण अपने यहाँ बार बार लिए जाते हैं। पहला उदाहरण लिया जाता है ब्रिटेन का और दूसरा उदाहरण लिया जाता है अमेरिका का। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो भी सम्राट या सम्राज्ञी होता है, कोई सम्राट है या सम्राज्ञी है, ये नियुक्ति करता है, लेकिन उस नियुक्ति में एक पूरी प्रक्रिया निहित है। और वो प्रक्रिया क्या है? एक बनाई जाती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो न्यायाधीश होते हैं, अर्थात केवल 20% योगदान होता है न्यायपालिका का जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में, क्योंकि यह एक प्रकार की कैसी शक्ति है? प्रशासनिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? प्रशासनिक शक्ति है। और प्रशासनिक शक्ति प्रशासक के हाथ में होनी चाहिए, ना कि जुडिशियरी के हाथ में। तो एक तो इस तरह से ये खारिज है कॉलेजियम सिस्टम, है ना। तो प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? प्रशासक के हाथ में। और ये सिस्टम है ब्रिटेन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का। अगर इसी तरह अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है वो नाम भेजे जाते हैं कहाँ? सीनेट में। कहाँ भेजे जाएंगे? सीनेट में भेजे जाएंगे। सीनेट एक नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाता है। वो नियुक्ति समिति इस पर विचार करती है और विचार करने के पश्चात वापस ये नाम भेजती है किसको? सीनेट को, कि हाँ हमने विचार कर लिया है, इसमें ये लोग योग्य हैं, ये लोग योग्य नहीं हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव को भी सीनेट में 2/3 से पारित करना होता है, तब वहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है। ये अमेरिका की प्रणाली है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है तो वहाँ पे कहते हैं कांग्रेस, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका सीनेट। जैसे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और प्रतिनिधित्व सभा जिसे कहते हैं, और दूसरा है सीनेट। तो सीनेट में उसको कह सकते हैं राज्यसभा में एक तरह से पारित कराना होता है ना। तो ये है अमेरिका का सिस्टम, है ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अपने यहाँ की प्रणाली में कुछ दिक्कतें हैं जो बार बार विवादों के घेरे में आती रहती है। इस प्रणाली से सबसे बड़ा नुकसान है क्या? तो वो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ये नेपोटिज्म को जन्म देता है। अभी बहुत ही चर्चित मुद्दा था बॉलीवुड के टर्म पे, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। एक एनजीओ ने सर्वे किया था, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि 52% सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसे हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं। अर्थात पहले बाबा थे, फिर उनका बेटा हुआ, अब उनका पोता न्यायाधीश है। या पहले पिताजी हुए, संजीव खन्ना जी का उदाहरण ले लीजिए, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके पहले चंद्रचूड़ साहब का उदाहरण ले लीजिए, इनके पिताजी भी न्यायाधीश रहे और अब इनका बेटा है। इसी तरह संजीव खन्ना साहब के पिताजी भी न्यायाधीश रहे, अब इनका बेटा है। तो सबसे बड़ी जो इसकी इसमें कमी बताई गई, आलोचना बताई गई कि ये भाई भतीजावाद को जन्म देता है। कहीं ना कहीं 2-2, 4 हो जाता है और अपने ही लोग बार बार वहाँ पे अपॉइंट होके पहुँचते रहते हैं। एक ये बहुत बड़ी इसकी आलोचना करी गई। अर्थात इस प्रणाली में कुछ ना कुछ सुधार होने चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा अब 2014 में, है ना। तो 2014 का जो केस होगा वो टर्निंग पॉइंट होगा। हालांकि वो अमेंडमेंट कैंसिल हो गया संविधान से, फिर भी हमें जानना होगा कि मूल रूप से वो मुद्दा था क्या, क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए। लगभग वैसा ही प्रावधान लाने की कोशिश करी गई जैसे ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में अलग अलग सेक्टर से लोग आते थे, वो अपॉइंट करते थे, जिसमें 20% योगदान किसका था? न्यायपालिका का। ऐसा ही कुछ सिस्टम इजाद किया जाएगा 2014 में। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि 2014 में क्या क्या प्रावधान हुए।
तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 2014 में क्या क्या परिवर्तन हुए मूल रूप से, है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 2014 में जब पहली बार इतने बहुमत की सरकार बनी जो अभी तक की सरकारों से ठीक ठाक बहुमत प्राप्त थी, और इस सरकार के आने के बाद ये हुआ कि अब जो कमियां इस दौरान हुई हैं, कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो जुडिशरी के हाथ में ट्रांसफर हुई हैं, उन पर कुछ सुधारात्मक कार्य किए जाने चाहिए। इस आशय से 99वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और इसके तहत जो आर्टिकल 1 to 4 था, 124 था, इसमें 3 क्लॉज जोड़ दी गई, A, B, C। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संविधान में जहाँ जहाँ कैपिटल ABC लिखे हैं, समझ जाइए संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। जहाँ स्मॉल लिखे हैं इसका मतलब ये मूल संविधान में थे। तो ABC इसका मतलब संशोधन करके जोड़े जा रहे हैं, संशोधन किया गया। और इसमें एक संकल्पना ला दी गई, क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका गठन कर दिया गया। ये बता दिया गया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होगी जो 6 सदस्यीय कमेटी होगी। इन 6 सदस्यीय कमेटी में सदस्य कैसे कैसे होंगे? 5-1 का फॉर्मेट चलेगा। एक व्यक्ति जो इसका अध्यक्ष होगा, और वो अध्यक्ष कौन होगा? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इधर 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में से 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, एक सदस्य कौन सा होगा? तो भारत का विधि मंत्री होगा, अन्य जो 2 सदस्य होंगे वो होंगे ख्यातिलब्ध सदस्य। ठीक, अब यहां तो हर आदमी ख्यातिलब्ध हो, सभी को लगता है मैं ख्यातिलब्ध हूं, तो ख्यातिलब्ध सदस्यों का चयन कैसे हो? तो इसके लिए एक मनोनयन समिति बना दी गई। इसके लिए एक आया प्रावधान मनोनयन समिति, जो 3 सदस्यीय समिति होगी। इसमें कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। एक होगा आपका CJI, दूसरा होगा PM यानी प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और तीसरी बात इसमें कह दी गई कि विपक्ष का नेता। जैसे वर्तमान समय में अगर ये समिति गठित होती है तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे, और अधीर रंजन साहब रहेंगे, ये 3 लोग रहेंगे, है ना। तो ये बना दी गई कमेटी, बता दी गई कि ये मनोनयन समिति होगी। ये मनोनयन समिति इन 2 लोगों का चयन करेगी। यहां विपक्ष का नेता लिखा है, अगर विपक्ष नहीं हो तो विपक्ष में जो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त दल होगा उसका नेता होगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर विपक्ष नहीं है, मान लीजिए 2014 जैसी सरकार बन गई कि विपक्ष नाम से ही कोई पार्टी नहीं है, तो सबसे अधिक सीटें जिस पार्टी के पास होंगी उसका नेता इसमें एक सदस्य होगा। ये मनोनयन समिति होगी। ये ऐसे 2 सदस्यों का चयन करेगी जो ख्यातिलब्ध हो। इसमें से एक सदस्य के लिए कंडीशन लिख दी गई है कि वो कंपलसरी रूप से या तो SC हो, या तो ST हो, या तो OBC हो, या तो महिला हो। इनमें से कोई एक क्राइटेरिया उस एक सदस्य के लिए कन्फर्म रूप से लगा दिया गया कि ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें ला दी गई। अब इसमें एक और प्रावधान किया गया कि यदि कोई ऐसा नाम है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग सहमत नहीं हैं, तो वह नाम किसी भी दशा में राष्ट्रपति को भेजा नहीं जाएगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 4 और 2 का बहुमत है तो इसका मतलब वो नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब कि कम से कम 5 लोग जिसका नाम सुझाएंगे वही व्यक्ति जो है क्या बन सकता है, उसी का नाम राष्ट्रपति के पास जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए या चीफ जस्टिस के लिए भेजा जाएगा। ये सिस्टम ला दिया गया। ये नया कॉलेजियम सिस्टम था जिसको अगर आप गौर से देखें तो ब्रिटेन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था लगभग। वहां भी हमने आपको बताया कि 20% जुडिशरी का उसमें योगदान था। तो यहाँ भी CJI को तो अध्यक्ष ही बना दिया गया और दूसरा यहाँ पे 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रख दिए गए। मतलब पर्याप्त मात्रा में कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन जो पावर जुडिशरी ने अपने हाथ में पूरा ले लिया था उसको डाइल्यूट किया गया। कैसे डाइल्यूट किया गया? बहुत दिमाग से डाइल्यूट किया गया। एक व्यक्ति विधि मंत्री है जो सरकार का होगा, 2 व्यक्ति ख्यातिलब्ध हैं जो भी अंशतः सरकार के होंगे, और अगर 2 या अधिक लोग असहमत हैं
तो उस व्यक्ति का नाम सुझाया नहीं जाएगा। मतलब डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें एक पावर जो थी उसके हाथ में, जुडिशियरी के हाथ में, वो खींच ली गई कि अब तो तुमको इनके साथ सहमति बनानी ही होगी, तभी नाम जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। और सहमति कब बनेगी आपको भी पता है, विधि मंत्री कौन होगा आपको भी पता है, सरकार का आदमी होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको फिर से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया गया। और इसी के अगेंस्ट अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होगी, एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा कि संसद में जब कोई भी विधेयक आता है तो उसको कई प्रकार के बहुमत से पारित कराना होता है। अगर हम बात करें बहुमत की तो मूल रूप से 3 प्रकार के बहुमत हो सकते हैं। एक तो होता है साधारण बहुमत, जो सामान्यतः ऐसे विधेयकों पे काम करता है जिसमें संविधान संशोधन ना हो। उन सभी विधेयकों के लिए क्या प्रावधान है, साधारण बहुमत, है ना। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत दोनों सदनों का 2/3 चाहिए होता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, संयुक्त अधिवेशन हो ही नहीं सकता है, अलग अलग वही वोटिंग करनी होगी और 2/3 ही लाना होगा। संविधान संशोधन की कंडीशन में यही लागू होता है। लेकिन एक और भी एक सुपर कैटेगरी बनाई गई है कि यदि कोई ऐसे विषय हैं जिनमें सभी राज्यों में इफेक्ट पड़ेगा तो कम से कम 50% राज्यों से भी सहमति लेनी होगी। संसद में तो विशेष बहुमत चाहिए ही, अलग अलग चाहिए, उसके साथ साथ कम से कम 50% राज्यों की सहमति, यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 14 राज्यों से सहमति चाहिए। और इन 14 राज्यों से सहमति चाहिए ऐसे विषयों में से एक विषय ये भी है कि यदि कोई ऐसा संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात जुडिशियरी की शक्ति को सीमित करता हो। ऐसा अगर कोई भी विधेयक जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करता हो, ऐसा कोई विधेयक अगर आता है संसद में तो पहले तो उसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, 2/3। उसके बाद कम से कम 14 राज्यों से सहमति लेनी होगी कि हाँ वो राज्य भी इस बात के लिए एग्री हैं। 2014 में सरकार ये विधेयक लाई, सुप्रीम कोर्ट में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, और राज्यों से बहुमत लेना था, राज्यों से भी बहुमत ले लिया। मतलब ये आसान काम नहीं होता है, सरकार के लिए मजाक नहीं है कराना, ये ठीक ठाक प्रक्रिया है। 50% राज्यों से भी सहमति हो जाए और लोकसभा राज्यसभा भी 2/3 से पारित कर दें। सरकार ने इसको पारित करा लिया, लेकिन ये ये लागू होता पारित होने के बाद उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 4th जजेस केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ, एक चौथा केस हुआ। ये बड़ा रोचक केस होगा और इसी की वजह से नया कॉलेजियम सिस्टम भारत के आज भी भारतीय जुडिशियल अपॉइंटमेंट में लागू नहीं होता। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो चौथा केस क्या था। तो इसके अगेंस्ट होगा अब 4th जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो आपका 99वां संविधान संशोधन था इसको रद्द कर दिया गया और इसको रद्द करने के 2 मूल कारण बताए गए। सबसे पहला कारण तो ये बता दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। सबसे पहला जो इसका कारण था कि ये असंवैधानिक है। दूसरा जो बताया गया वो ये बताया गया कि जो NJAC होगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, जरूरी नहीं कि इसमें योग्य सदस्य हों, जरूरी नहीं कि योग्य सदस्य हों। योग्य सदस्य से आशा यह है कि जो न्यायपालिका के क्षेत्र में काम नहीं किया, जो कानून का जानकार नहीं है, उससे ये सलाह कैसे ली जा सकती है कि किसको न्यायाधीश बनाए या ना बनाए। कारण ये था कि जो 2 ख्यातिलब्ध सदस्य हैं वो जरूरी नहीं कि जुडिशियरी से जुड़े हैं या नहीं। एक जो भारत का विधि मंत्री होगा, आपको पता है कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा जरूरी नहीं है कि विधि मंत्री विधि का जानकार ही हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही होती है, इस प्रकार के लोकतंत्र की, कि यहाँ पे जो व्यक्ति बायो से हाई स्कूल भी नहीं किया वो भी भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। ऐसी व्यवस्था है ही हमारे यहाँ। तो जरूरी नहीं है कि भारत का विधि मंत्री विधि का जानकार हो, और कोई ऐसे व्यक्ति मिलके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे जिनको विधि के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में कोई खामी रह जाए, और इसके तहत जो 99वां संविधान संशोधन था वो क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब अब वही 1+4 वाला फॉर्मेट ही चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये जो नया फॉर्मेट आया था इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, मंजूरी ही नहीं दी। अब यहीं से एक जो बात आती है और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, उसको समझ लेते हैं। बस ये अंतिम चरण है आज के विषय का और इसके बाद से वीडियो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बात आती है कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा।
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी। तो इसमें क्या हुआ, एक नियुक्ति समिति बनेगी, एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी और उस अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 सदस्य होंगे। कौन कौन से 3 सदस्य, तो एक तो CJI होंगे, एक उस राज्य के राज्यपाल होंगे, एक उस राज्य के राज्यपाल होंगे और एक उस राज्य के हाई कोर्ट के CJI यानी HC के हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, है ना, CJI नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस राज्य के। अर्थात किसी राज्य में यदि किसी राज्य के हाई कोर्ट में हमें जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो ये 3 लोग विचार करेंगे और विचार करने के बाद वो नाम भेज दिए जाएंगे, उन जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये फॉर्मेट जो है राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे, सलाहकारी समिति, और इसके बाद राष्ट्रपति उनका अपॉइंटमेंट कर देगा। इसको लिख दिया गया है 217 में, अनुच्छेद 217 में। लेकिन अब ये प्रक्रिया भी बदल चुकी है। अब इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, 1+4 वाले फॉर्मेट से। अर्थात इनकी नियुक्ति भी अब किसके द्वारा होने लगी है, कॉलेजियम सिस्टम। इसी को लेके बीच में काफी ज्यादा विवाद था कि कम से कम इसको तो उसी तरह रहने देना चाहिए, है ना। बस यहाँ है कि यहाँ जो कॉलेजियम लगता है वो 1+2 वाला लगता है, ना कि 1+4 वाला लगता है। 1+2 वाला कॉलेजियम जो 1993 में आया था, 1+4 वाला कॉलेजियम बाद में आया, है ना। तो यहाँ 1+2 वाला कॉलेजियम ये नहीं लगता, ये लगता है, और इसके द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्तमान समय में की जाती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये जो कॉलेजियम होगा ये हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होंगे उनसे सलाह लेगा, इसके बाद नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। इसी तरह एक आर्टिकल है, आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले से लेके, ट्रांसफर ऑफ द जस्टिस, हाईकोर्ट जस्टिस। जो हाईकोर्ट के जस्टिस होंगे उनका तबादला होगा, तो उनके तबादले से संबंधित प्रावधान है। तो ट्रांसफर के लिए कौन सा कॉलेजियम लागू होगा, 1+4 वाला। यहाँ लागू हो रहा है 1+2 वाला, ट्रांसफर में कौन सा लागू होगा, 1+4 वाला। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस हाईकोर्ट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जिस हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों के मुख्य न्यायाधीशों से इस कॉलेजियम को क्या लेना होगा, सलाह लेना होगा। मान लीजिए संजीव खन्ना को दिल्ली हाईकोर्ट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट में, तो पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जो भी वहाँ का चीफ जस्टिस होगा उससे सलाह लेंगे। इसी प्रकार सलाह लेंगे चंडीगढ़ के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे सलाह लेंगे, और सलाह लेने के बाद कॉलेजियम फिर क्या करेगा, वो नाम भेज देगा, और इस प्रकार से इनका ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम 1+4 का फॉर्मेट है, अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्मेट है 1+2 का। पहले ये किसके द्वारा होता था, तो एक सलाहकारी समिति थी जिसमें CJI होता था, राज्यपाल होता था, और हाईकोर्ट के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये तीनों नाम सजेस्ट कर देते थे, बाद में ये सिस्टम लगा दिया गया। तो ये है पूरा मुद्दा हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आर्टिकल से, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्ट केस से, खास करके अगर UPSC की बात करें तो वो डेटा पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आशा करते हैं आपको विषय गहराई से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो भी अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, लगातार जुड़े रहिए। और UPSI की परीक्षा, जैसा कि आपने देखा है कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि 9000 समथिंग कुछ पदों पे नियुक्तियां होनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें विधि को एक मूल विषय के रूप में रखा ही गया है कि मूल विधि से प्रश्न आएंगे। तो मूल विधि में कुछ व्याख्याएं हैं केसों की, उनको हम बारी बारी से अपने रेगुलर क्लासेस में तो डिस्कस कर ही रहे हैं, करेंगे ही, और कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी, उन हमारे छात्रों को मिल पाएँ जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से क्लास लेने नहीं आ सकते, परंतु YouTube के माध्यम से वो हमसे अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो मूल विषयों पे हम चर्चा करेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड या मूल विधि से रिलेटेड, वो चैनल पे हमारे अपलोड हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।